हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गालापागोस आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोसी रिवर को लेकर के। तो कोसी रिवर, जिसको सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर के रूप में तिब्बत, नेपाल और इंडिया के बीच में फ्लो करती है, गंगा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में। ये जो कोसी रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सैंड और सिल्ट लेकर के आती है। कोसी रिवर को सोरो ओ बिहार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनुअली बेसिस पर जो कोसी रिवर है इसमें फ्लड देखने को मिलती है। और फ्लड की वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ये कोसी रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है लास्ट ईयर 2021 में जब ग्लासगो समिट हुई और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर डिसीजन लिया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। तो अभी आप सभी को पता है कि इजिप्ट में डिस्कशन चल रहा है, COP27 मीटिंग चल रही है, और जिसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारे इश्यूज को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी है कि कैसे हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे, इन सारे टारगेट्स के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर जब ये डिस्कशन हुआ कि नेट जीरो एमिशन के ऊपर फोकस करना है, तब ये बोला गया कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एग्रीमेंट्स के जो भी सिग्नेटरीज हैं, जो भी कंट्रीज 195 मेंबर कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरीज हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एग्रीमेंट्स के, तो उन सभी को अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी जो है वो सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2022 तक का लास्ट एक तरीके से टारगेट था, जिसमें से ओनली 57 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी जो है वो सबमिट करवाई है, और इसमें से इंडिया जो है वो लेटेस्ट ऐड हुआ है। अब यहाँ पर फोकस किया गया है कि देखो 2070 का जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, उसको हम तब अचीव कर पाएंगे जब हमारा एमिशन जो है वो डिक्रीज होगा। साथ ही साथ में हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसकी वजह से एमिशन कम हो, और जो हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं अगर उनसे एमिशन ज़्यादा होता है तो उनको हम रिप्लेस स्ट्रेटजी के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो ये जो भी हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2021 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया, और इसका एम ये है कि इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप किया जाए। साथ ही साथ 2032 तक इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी में अपनी 3-fold कैपेसिटी जो है इंक्रीज करेगा, मतलब न्यूक्लियर पावर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट 2025 तक इंडिया 20% ब्लेंडिंग टारगेट रखेगा इथेनॉल का, किसके साथ में? पेट्रोल के साथ में। इथेनॉल की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हम ब्लेंडिंग कर सके, और पेट्रोल के ऊपर जो भी हमारे इस तरीके के फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो सके। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं कि एमिशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूज़ है उसको भी मैक्सिमाइज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि डेवलप्ड नेशन जो है, डेवलप्ड नेशन जो भी अपनी तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे उनको हम चाहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से जो फंड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके।
इसमें बोला गया है कि इंडिया का टारगेट ये है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज, मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना होने दे। वैसे फोकस यही रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो ये इंडिया की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के थ्रू हम लो एमिशन को फॉलो करते हुए इस सारे स्ट्रेटजी, इन सारे पॉइंट्स को ऊपर फोकस करते हुए हमारे टारगेट को अचीव करें। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने क्या क्या अपने टारगेट्स रखे हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इंडिया जो है एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारे इश्यूज से लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहा है। इंडिया का अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया ने फोकस किया है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जिसकी वजह से एमिशन कम से कम होगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसको लेकर के अगर एनवायरनमेंट के ऊपर इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है तो इनको भी हम राइट डाउन कर सकते हैं कि 2070 के टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और यूएस के बीच में अभी डिस्कशन हुआ। इंडिया यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं वो इंडिया की विजिट पर लास्ट वीक में, और यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में जो भी बायलेटरल रिलेशन है उन सभी को रिवाइवल स्टेज में ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस आर्टिकल का मेन फोकस ये है कि जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इशू हो रहा है, इशू की बात अगर हम करें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है। साथ ही साथ अगर इंडिया वाले रीजन में अगर हम देखें तो चाइना का डोमिनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। चाइना ट्रेड लेवल पर, अदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपना जो डोमिनेंस है उसको इंक्रीज करता जा रहा है। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएस जो है वो चाहता है कि वो रीजनल एरियाज जहाँ पर ये सारे इश्यूज हैं वहाँ पर रीजनल कंट्रीज को डेवलप किया जाए, ताकि उसके ऊपर डिपेंडेंसी, उसके साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश करके जो मेन वहाँ पर डेवलप अपने आप को मार रहा है उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसके ऊपर जो है वो इंडिया, जो यूएस जो है वो फोकस कर रहा है, और इंडिया के साथ में जो भी हमारे रिलेशन हैं उनको म्यूचुअल बेनिफिट के रूप में जो है वो प्रमोट करने की यूएस कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर चाइना के डोमिनेंस को खत्म किया जाएगा तो ना सिर्फ यूएस को इसका बेनिफिट होगा, साथ ही साथ में इंडिया जो है वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी या बॉर्डर जो इश्यूज हैं उनको ईजिली सोल्व करने में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पर ये जो ट्रेड रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो आर्टिकल है अभी COP27 की जो मीटिंग चल रही है उसी के बारे में बताया गया है। कुछ यहाँ पर डाटा देख रखे हैं कि हडसन बे जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर हडसन बे पर जैसे जैसे विंटर आती है वहाँ पर आइस जो है जमने लग जाती है, मतलब सी एरिया जो है वहाँ पर आइस जमने लग जाती है, जिसकी वजह से पोलर बियर जो है वो इजीली यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए क्रॉस करते हैं एरियाज को। तो यहाँ पर दिखाया गया है 2020 के डाटा है कि कुछ दिन में ही जो पहले बर्फ़ की यहाँ पर आइस की अवेलेबिलिटी थी वो कुछ टाइम में ही बिल्कुल डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से पोलर बियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और उनकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कुछ ही टाइम में उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिली है। तो ये चीज़ें, ये इमेज हमें शो करती हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर चार्ट है एमिशन का, कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में CO2 का जो एमिशन है वो बिलियन टन्स में देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्ट करता है। उसके बाद में यहाँ पर चाइना जो है वो उसकी वजह से एमिशन हो रहा है। फिर इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, US, यूरोप, ये सारी कंट्री जो हैं उनकी वजह से एमिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बता रखा है कि कितने टाइम में किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखिए ये टाइम दे रखा है और यहाँ पर एमिशन, तो किस तरीके से टाइम के साथ में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है इसमें टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। इसकी वजह से क्या, एमिशन CO2 का। और यहाँ पर CO2 के कंसंट्रेशन की बात की गई है जो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दूसरा यहाँ पर आर्कटिक
अंटार्कटिक आइस मास मेजरमेंट जो है उसमें एक तरीके से डिक्रीज देखने को मिला है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे टाइम जो है या फिर ईयर जो है वो पास हुई है, वैसे वैसे जो आइस का जो मेजरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो ओशन है उनमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि तो यहाँ पर कुछ एवरेज बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ग्लोबल सी हाइट की बात की गई है, तो टाइम के साथ में ग्लोबल सी हाइट मतलब सी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि COP27 की मीटिंग हुई, मीटिंग का कोई जो एक रिजल्ट जो आना चाहिए था, जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होना था कि इन पॉइंट्स को लेकर के एक रिजल्ट होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो 2009 में उन्होंने फंड की बात की थी, उस फंड को इंक्रीज करके और हर ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज को सपोर्ट करें ताकि उस फंड का यूज करके ये अपने यहाँ पर एमिशन को या अदर इश्यूज को रेगुलेट कर पाएं। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि जिस पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए या जो भी अलग अलग स्ट्रेटजी को लेकर के आने के लिए जो भी इस मीटिंग की एक होप की जा रही थी कि इससे कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर सामने नहीं आई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की जो डिबेट है उनका कोई रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो टाइम के साथ में उस हीटअप होती जा रही है, टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज होता जा रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका यहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने रिजल्ट बता दिया है कि देखो कार्बन एमिशन राइज होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो आइस जो है, आइस का जो एक तरीके से अगर हम बात करें इसकी मोटाई जो है वो थिन होगी, ओशन जो है वो ज़्यादा गर्म होंगे, सी लेवल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो भी सी लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज रहती हैं उन सभी को इफेक्ट देखने को मिलेगा और कंप्लीटली जो हमारी अर्थ का जो साइकिल है वो कंप्लीटली इससे इफेक्ट होगा। तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं अब तक हमने डिसाइड किए हैं, कम से कम उनके ऊपर फोकस करते हुए हम हर कंट्री अपने लेवल पर एमिशन को कम से कम करे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने बताया है एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल को स्टार्ट किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ में कि 2021 के जो डाटा है, 2021 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 191 कंट्रीज में इंडिया की रैंक आई 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो नेशन की हेल्थ, एवरेज इनकम और एजुकेशन इसके ऊपर फोकस करते हुए इनको मेजर करते हुए निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर कि ये जो तीनों पॉइंट हैं इनमें से अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करें तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ भी अच्छी सी होएगी कंट्री की, क्योंकि एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस होगी और अवेयरनेस होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी और जब हेल्थ अच्छी होगी तो इनकम जो है हमारी कंट्री की वो इनडायरेक्टली इंक्रीज होगी। और वैसे भी हमारे पास तो यूथ है तो एजुकेशन होना चाहिए ताकि एक स्किल्ड पर्सन के रूप में उनको हर जगह जो है वो जॉब मिल सके। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो बहुत सारे कंट्री जैसे कि जापान और भी अदर कंट्री जहाँ पर जो यूथ लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ में जो न्यू बोर्न बेबीज हैं उनकी संख्या भी कम है और ओल्ड एज जो पर्सन है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो वहाँ पर उनको अपना वर्कलोड संभालने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इंडिया अगर इसके ऊपर फोकस करता है तो इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। तो यहाँ पर अदर इनिशिएटिव की बात की गई। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम का इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर फोकस करते हुए कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बात बोलती है कि ए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप उन प्रायोरिटी कि बेसिक लेवल पर जो एजुकेशन है उसको हम अटेन करने के लिए स्पेसिफिक फोकस करेंगी। और यहाँ पर बोला गया है कि 2025 तक जो भी हमारी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उसको हम यूनिवर्सल लेवल पर अचीव करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर बोला गया है कि इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कैसे करेंगे। तो पहले से 1990 से या उससे भी पहले से इंडिया के जो एफर्ट्स रहे हैं उनके बारे में बताया गया है कि 1990s में वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन जोमटियन कॉन्फ्रेंस, इसमें बोला गया था कि जो एजुकेशन है उसको अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट करना है
और ये जो डिक्लेरेशन हुई थी एजुकेशन फॉर ऑल, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था 1987 में। इससे भी पहले शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था राजस्थान के जो रिमोट विलेजेस हैं कि जहाँ पर टीचर एब्सेंट है तो किस तरीके से शिक्षा कर्मी जो है वो लाए जा सके और उनको एस्टेब्लिश किया जा सके गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि एजुकेशन जो है वो रेगुलर हो सके। और इसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया था जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसको लेकर के होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट 1990s में उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के काम किया और इसमें 10 days रेजिडेंशियल इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स कॉल्ड द उजाला मॉड्यूल। तो इसमें फोकस किया गया कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके ताकि जो एजुकेशन है वो काम हो सके। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि 1992 में राजस्थान में फिर से लोक जुम्बिश और पीपल मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल जो लॉन्च किया गया, जिसमें इनोवेशन और सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया गया ताकि जो भी एरियाज हैं वहाँ पर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। मतलब यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि बहुत लंबे टाइम से हमारे यहाँ पर जो है एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में राइट टू एजुकेशन जो है वो 14 साल के बच्चों तक ये फंडामेंटल राइट के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 1994 में स्टार्ट हुआ, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको ट्रांसफॉर करने के लिए और यूनिवर्सलाइज करने के लिए इसके ऊपर फोकस किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो इसमें 2001 में इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर जो स्कूल पार्टिसिपेशन है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, टॉयलेट एक्सेस, वाटर एंड टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी, क्लासरूम प्रोसेसेस, इन सभी के ऊपर जो है वो फोकस करने की बात की। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तक भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था। ओके, और अभी भी चैलेंज है इन सभी के ऊपर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे लेवल पर होना चाहिए। जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो गर्ल्स जो है एक टाइम के बाद में स्कूल छोड़ देती हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि टॉयलेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो अच्छे से उनके लिए नहीं है। बहुत सारी जो भी उनकी बॉडी रिलेटेड इशू हैं उनकी वजह से वो फिर अपने अगर हम बात करें तो अपने एजुकेशन को रेगुलर नहीं कर पाती है। तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि 1990s के टाइम से हमारे इंडिया में अपने अपने लेवल पर कोशिश की जा रही है, जैसे स्टेट अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, दूसरे अदर स्टेट ने अदर इनिशिएटिव सेंट्रल लेवल पर भी इनिशिएटिव लेकर के आई, लेकिन जो बेसिक रिजल्ट है वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन टारगेट है उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें फोकस करना होगा कि लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि एक अवेयरनेस जब आएगी तभी एजुकेशन को लेकर के पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। साथ ही साथ में जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको भी ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने टारगेट को या अपना उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको परफॉर्म करे, ताकि एक जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आए। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो नए नए इनिशिएटिव, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो यहाँ पर निष्ठा इनिशिएटिव की उन्होंने बात की गई है कि डिजिटल टीचर डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, और दूसरा प्रथम रीड इंडिया कैंपेन एंड द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लार्ज स्केल एफर्ट टू इम्प्रूव गवर्नमेंट एंड स्कूल बाय प्रोवाइडिंग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल सपोर्ट टू स्कूल एंड टीचर्स आल्सो सफर ड्यू टू पुअर गवर्नेंस ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। बहुत सारे इनोवेशन हैं जैसे कि ज्ञानशाला, सक्षम, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, रूम टू रीड एंड अक्षर, बट मैनी ऑफ देम आर नॉट इनिशिएटिव एम at improving mass education. The Sampark Foundation provides the answer to the aforementioned challenges. The foundation uses technology for teacher development. It uses audio battery operated sound boxes and innovative teaching learning materials. It has also launched a TV which helps teacher use lesson plan, content videos, activity videos, worksheet to make classes more interactive and joyful. While it is too early to comment on the success of these initiatives, these appear to be sound method to overcome teacher incompetency through the use of technology.
ओके तो यहाँ पर बताया गया है कि प्री स्कूल और क्लास थर्ड जो है एक इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल होता है। अगर इस टाइम फोकस कर लिया गया तो हमारे जो बहुत सारे टारगेट्स हैं उनको हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो 2025 तक का जो हमने टारगेट लिया है कि बेसिक न्यूमरेसी या बेसिक लर्निंग जो है वो बच्चों की कंप्लीट होगी, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तभी जा कर के हम जो भी इंडेक्सेस पब्लिश होते हैं उन सभी में वेल तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर G20 जो ग्रुप है उसकी सिग्निफिकेंस की बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि G20 के ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं वो इंडोनेशिया में जो बाली सिटी है वहाँ पर मिल रहे हैं। और G20 ग्रुप्स को लेकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे हैं कि 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इनको रिप्रेजेंट करता है G20 ग्रुप। तो G20 ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर के बहुत सारे पॉइंट्स को फोकस करेंगे, जैसे कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो है ट्रोइका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अभी इंडोनेशिया है, नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी और उससे साल नेक्स्ट ईयर होगा ब्राज़ील। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सदर्न कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिक उनके पास में G20 ग्रुप की हेडशिप जो है वो जा रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे इशूज, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो भी ट्राइबल एरिया है, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा या जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये अभी स्टार्ट नहीं किया गया, सबसे पहले 1997 से 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उस टाइम जो है इसमें अगर हम बात करें तो लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किया जाता था और उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास में इसकी पावर थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो नए चेंजेस किए गए हैं एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए या जो इस प्रोसीजर के लिए, इसमें मैक्सिमम पावर जो है स्टेट के पास में है। तो इसी को लेकर के कुछ इशू है, और इशू ये है कि देखो लोकल लेवल पर जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा तब तक इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो लोकल लेवल पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले लैंड एरिया जो 20 एकड़ को एक्वायर करना था उसको अब डिक्रीज कर दिया गया है, स्पेसिफिक उन एरियाज़ में जहाँ पर हिली एरियाज़ हैं या फिर अदर इश्यूज हैं, तो वहाँ पर लैंड एरिया को एक्वायर करना काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये पॉइंट है जिसके बेसिस पर जो है वो एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश हो सकेंगी। अगर ऐसा होता है तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाती है, अच्छे से वो अपने एजुकेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ट्राइबल मॉडल स्कूल जो हैं वो तो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और कुछ जो हैं वो अभी प्रोसीजर में चल रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है तो अफगानिस्तान में आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर 2021 से अगर हम देखें तो तालिबान ने अपना रूल कर रखा है। तो तालिबान ने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो भी इस्लामिक लॉ हैं उन सभी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखो जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी पावर को रिकैप्चर किया था तो उसी टाइम जो है अदर कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन हुआ था, तब ये बोला गया था कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी इशूज हैं या जो भी अफगानिस्तान को लेकर के इशूज हैं उन सभी को हम एक अच्छे लेवल पर इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और यही एक बेसिक रीजन है कि जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किए गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैन लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो उनके जो भी फंड हैं उन सभी को सीज कर रखा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इशू भी है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड क्राइसिस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो कुछ रिजल्ट्स के ऊपर इंश्योर करता है अपने आप को कि हाँ इनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो अदर कंट्रीज जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो दोबारा से रिवाइवल स्टेज में आए। लेकिन अफगानिस्तान को इस तरीके से रिलीजन स्पेसिफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने से जो रिजल्ट आना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर वो नहीं देखने को मिलेगा। ओके
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।